स्वागत है आप सभी का लर्न एंड फन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। और आज हम लोग मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म लेक्चर नंबर 4 के लिए मिले हैं। लेक्चर नंबर 3 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? जाते जाते हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उस पर फोर्स लगती है, और फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो आता है क्यू वी बी साइन थीटा या फिर क्यू वी क्रॉस बी। और ये एक ऐसा फॉर्मूला था जिसकी हमने डेरिवेशन नहीं की थी, मैंने आपको बताया था। लेकिन इस फॉर्मूले से हमने प्रूव किया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड में जाने के बाद उसके ऊपर जो फोर्स है वो तो लगेगी, उसकी वेलोसिटी तो चेंज होगी, लेकिन वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा, वो मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करेगा। दैट विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, डायरेक्शन ऑफ द स्पीड नहीं, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट इट विल नॉट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड, ड्यू टू विच काइनेटिक एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है। डन है। आज हमें क्या पढ़ना है, जैसा कि बात हुई थी जाते जाते कि आज हम लोग 3 स्पेशल केसेस पढ़ने वाले हैं कि अगर एक चार्ज, आज की क्लास पहली बात तो बहुत छोटी रहने वाली है, बहुत क्रिस्प रहने वाली है, क्योंकि आज हम लोग सिर्फ 3 केसेस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, आपको बता दूं मैं कि हमारा जो साइक्लोट्रॉन नाम का टॉपिक था इस चैप्टर से वो डिलीट हो गया। ऑल दो मैंने ऑफलाइन में ये टॉपिक कराया है, मैंने कराया है, तो हम लोग जब इसको नीट के चैनल पे तैयारी कर रहे होंगे तो हम वहाँ पे भी साइक्लोट्रॉन करेंगे, क्योंकि वहाँ पे ये हमारे सिलेबस का हिस्सा रहता है, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग सिलेबस पे रह के साइक्लोट्रॉन वाला ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन साइक्लोट्रॉन प्यार है, साइक्लोट्रॉन बहुत ही प्यारी चीज़ है। मैं साइक्लोट्रॉन के ब्रैकेट में हमेशा दिल बनाता हूँ जब मैं वो ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ, और ये बहुत ही भयंकर, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक भी है। मज़ा आ जाएगा आपको टॉपिक पढ़ के, बट अभी फिलहाल हम उसको स्किप करेंगे। हम उसको या तो नीट के चैनल पे पढ़ लेंगे, या फिर यहाँ पे अगर हमें लगेगा हमारा सिलेबस हो गया है, अच्छा खासा चल रहा है आपके एग्जाम, क्योंकि मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, आप लोग कह रहे हो सर चैप्टर पढ़ाओ, सर सिलेबस कराओ, सर हमारे एग्जाम है, सर हम यूटी में हैं, हमारे आप ही हमारे करता धरता ऐसे ऐसे बोलते हैं। मुझे पता है वो मजाक करते हैं, ये हर चैनल पे बच्चे ये वाला मैसेज कॉपी पेस्ट कर देते हैं शायद, है ना? ऐसा है ना? नहीं, गलत बोल रहा हूँ मैं, सॉरी। अगर आप सिर्फ यहीं लिखते हो तो यार मैंने मजाक करा है, ऐसे बुरा मत मान जाना। लेकिन अगर आप हर जगह पे लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बच्चा अलग अलग टीचर से पढ़ सकता है, इसमें क्या दिक्कत है? सारे प्लेटफॉर्म्स ऑनलाइन यूट्यूब पे फ्री हैं, जहाँ पे आपको पढ़ने का मन करे आप पढ़ें। लेकिन अभी मैं सिलेबस पे स्ट्रिक्ट रह के अगर हम बात करें तो साइक्लोट्रॉन अभी हम स्किप करेंगे। चलिए, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला केस विच इज द इजीएस्ट केस एक्चुअली, जहां पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है जो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली भागेगा। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ बैठा हुआ है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, क्योंकि अगर वो बैठा हुआ है तो वो कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं करेगा। लेकिन अगर एक चार्ज पार्टिकल, लेटेस्ट से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, इस v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, और वो पैरेलली एंटर करता है, यानी कि ऐसा एंगल बनाता है कि वो जीरो हो, यानी थीटा जो है वो जीरो है। थीटा किसके बीच का थीटा है? ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर है, तो थीटा कितना हो गया? जीरो। अब अगर थीटा जीरो है तो फोर्स का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा है क्यू वी बी साइन थीटा। उस हिसाब से हमारे पास फोर्स आ गया क्यू वी बी साइन जीरो। साइन जीरो क्या होता है? जीरो। घर चलो, खत्म, टाटा बाय बाय, फिनिश। कैसे बच्चों? एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, बी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और उसकी वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, तो एंगल तो जीरो हो गया ना। इसका मतलब यह है कि हमने आपको अगर लास्ट क्लास में यह पढ़ाया था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते वक्त कहने की बात है, सिर्फ उस पर फोर्स लगती है। यानी ऐसे कुछ केसेस हो सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करे लेकिन उसके ऊपर कोई फोर्स ना लगे, जैसे कि ये वाला केस। वैसे एक ही है, या फिर ऑपोजिट आ जाए। देखो, पैरेलल का मतलब सिर्फ ऐसे नहीं होता है। आई होप आपको पता हो, वेक्टर में ये भी पैरेलल है तो ये भी पैरेलल है, दोनों ही पैरेलल है। आई होप आपको पता हो, पैरेलल का मतलब दोनों है यहाँ, पहली बात। दूसरी बात, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में पैरेलली एंटर भी करता है तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगती, चाहे वो ऐसे एंटर करे, चाहे वो ऐसे एंटर करे, चाहे वो ऐसे एंटर करे, चाहे वो ऐसे एंटर करे। अखियां मिला,
मैंने अभी आपकी एक क्लास में ऐसे गाना गा रहा था, मैं पता नहीं आपकी थी या 11th वाली क्लास थी, मैं गाना गा रहा था। ओ माय गॉड, वो बच्चों ने क्या उसके ऊपर यार वो बनाया, मतलब क्या कहते हैं उसको, वो उसका कट निकाला, ओ क्या उसका भाई साहब इंस्टाग्राम रील बनाई है, मतलब माय गॉड, मतलब इतने टैलेंटेड, मैं इसको टैलेंट मानूंगा, मैं इसको टैलेंट मानूंगा। बच्चे इतने टैलेंटेड हो गए हैं आजकल, मतलब क्या करते हैं, कहाँ की क्लिप कहाँ से निकाल के बंदे को क्या, मतलब आप चाहो तो इंसान को, वैसे आपने बदनाम नहीं किया, आपने तो मेरे लिए अच्छी क्लिप बनाई, बट आप चाहो तो ऐसे ऐसे वर्ड्स निकाल निकाल के हमारी कोई भाषण बना दो। मैं कई बार सोचता हूँ यार, जैसे जैसे मैं अभी कुछ वर्ड बोल रहा हूँ, ये सोचता हूँ निकाल दिया, वो कुछ वर्ड निकाल निकाल के आप पूरा भाषण बना सकते हो हमारा, बहुत ही टैलेंटेड बंदे हैं। लेकिन इस टैलेंट का अच्छी जगह इस्तेमाल करें, इस टैलेंट को ऐसे वेस्ट ना होने दें, इस टैलेंट के पैसे लिया करो भाई आप लोग, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे लिए फ्री में मत काम करो, पैसे लो इसके। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरी क्लासेस में एक बच्चा है, मैं उसका नाम, उसका इंस्टाग्राम हैंडल है कुछ करके, एडिट्स करके, उससे मेरी बात चल रही थी, वो बड़ी अच्छी एडिटिंग करता, तो मैंने बोला था कि देखो मुझे लगे कि मेरी क्लास में कुछ अच्छी फनी चीज़ है तो वो निकाल दिया कर, और उसको निकाल के मेरे को दिया कर, मैं तेरे को उसके पैसे दूंगा, क्योंकि अपने टैलेंट को कभी वेस्ट, मैं हमेशा से बोलता हूँ अपने टैलेंट को कभी वेस्ट मत करो, उसके पैसे लो, है ना। तो हमको इंस्टाग्राम पर डालने के लिए कुछ कंटेंट मिल रहा है, अब मेरे कितने इंस्टाग्राम के कंटेंट है जो बच्चों ने बनाए हैं, जिसके लिए मैंने उनको पे भी किया है। अगेन ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा, बच्चे तो मांगते नहीं है, बच्चे तो बहुत शरीफ है, वो तो हम अपने तरफ से कुछ पे कर देते हैं कभी कभार। रीज़न भी क्योंकि आपने मेहनत की, आपने अपना टाइम दिया, और अपना टाइम कभी भी किसी को ऐसे ही मत दो, बहुत कीमती होता है ये। क्या गहरी बात बोल दी मैंने। चलो बच्चों, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे पैरेलली एंटर करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी। लेकिन बच्चों, इम्तिहान की घड़ी तो तब आती है जब हम सेकेंड केस पढ़ते हैं। सेकेंड केस इज द मोस्ट पावरफुल केस, सेकेंड केस सबसे खतरनाक केस है। कैसे? इसमें चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली एंटर करेगा, और साइक्लोट्रॉन, जो कि अब हमें नहीं पढ़ना, उसका प्रिंसिपल यही था। ये सेकेंड केस पे ही पूरा का पूरा साइक्लोट्रॉन बेस था। इस बार हम लोग मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड ले रहे हैं ताकि आपको हम समझा पाए कि एक्चुअली वो कैसे मूव करेगा। मैग्नेटिक फील्ड हमने ले ली है इनवर्ड डायरेक्शन में। अब होगा क्या, ये हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है पॉजिटिव, और ये ऐसे भागता हुआ आया v वेलोसिटी से, तो क्या ये परपेंडिकुलर हो गया? यस। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, क्रॉस मतलब इनसाइड होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड द बोर्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड इज इनसाइड, वेलोसिटी इज इन दिस डायरेक्शन। यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है, यहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, यहां पे हमारे पास वेलोसिटी है, एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज v क्रॉस b। आई होप आप समझ रहे हैं। मैं नहीं तो दो पेन ले लेता हूं यहां पे। ये हमारे पास इनसाइड और ये हमारे पास वेलोसिटी, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। ये हमारे पास इनसाइड है मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वेलोसिटी। एंड हमने आपको बताया था कैसे लगाते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल, कैसे, दो भी बात कह लो, एक ही बात है। v क्रॉस b, v क्रॉस b, ऐसे करने से अंगूठा ऊपर आ रहा है, v क्रॉस b, ऐसा करने से अंगूठा ऊपर आ रहा है, v क्रॉस b, ऐसे करने से अंगूठा ऊपर आ रहा है। अगर अंगूठा ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि जो फोर्स है इस पार्टिकल पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, जो फोर्स है इस पार्टिकल पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, यानी कि इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और अगर चार्ज पार्टिकल पे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगी और चार्ज पार्टिकल यहां भाग रहा है, तो दुनिया जानती है कि ये पार्टिकल ऐसे घूम जाएगा। और कमाल की बात सुनोगे, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पे भी हुई तो ये सर्कुलर पाथ में रोटेट होने लग जाएगा। आई रिपीट, ये क्या है? वेलोसिटी, ये क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। इस हिसाब से v क्रॉस b, फोर्स ऊपर आ गई, फोर्स ऊपर है, भाग यहां रहा है, चार्ज पार्टिकल रोटेट हो जाएगा इन दिस डायरेक्शन। अब अगर चार्ज पार्टिकल रोटेट हो गया, ये हमारे पास एक सेंटर है, इसका रेडियस है r, चार्ज पार्टिकल रोटेट हो गया, चार्ज पार्टिकल रोटेट हो गया। हमें क्या, पहली बात तो आपको समझना है रोटेट कैसे हुआ। ये वेलोसिटी, ये मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स आगे ऊपर। अब आप सोचो, वेलोसिटी यहां है और अगर फोर्स ऊपर लग जाए तो सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगी। सेंट्रीपिटल, क्योंकि जब भी कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होती है, 11th क्लास में सीखा है, नहीं तो लिख लो कहीं, अगर कोई फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, दैट विल ऑलवेज टेंड्स टू रोटेट द पार्टिकल इन सर्कुलर मोशन। अब इस केस में पहली बात तो थीटा हमारे पास 90 डिग्री है। कैसे? मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है,
मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, वेलोसिटी पार्टिकल की यहाँ है, तो एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। इस केस में फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भैया, क्यू बी बी साइन थीटा। साइन थीटा में साइन की वैल्यू आ जाएगी 90, साइन की वैल्यू आ जाएगी 90, तो फोर्स आ जाएगा क्यू बी। क्या ऐसा कहना ठीक है कि ये फोर्स, पहली बात तो मैक्सिमम है, इससे ऊपर फोर्स लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, इसके ऊपर फोर्स लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स इतनी लग सकती है। ओके, बट दैट इज नॉट द पॉइंट। ये तो नर्सरी का बच्चा भी कर ले, क्योंकि हमें तो ये समझना है कि जब वो घूमेगा तो उस चार्ज पार्टिकल का रेडियस क्या होगा, उस चार्ज पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सब हमें आज निकालना है। सबसे पहले अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो जो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स घूमने के लिए चाहिए होती है, आप सबको पता है सेंट्रीपिटल फोर्स को घूमने के लिए चाहिए होगी, जो कि mv²/r होती है, वो QVB के बराबर होगी। आप सबको पता है 11th क्लास से सेंट्रीपिटल फोर्स खुद से नहीं लगती है, कोई लगाएगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv²/r ये बराबर हो जाएगी QVB के। सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि mv²/r ये बराबर हो जाएगी QVB के। अब यहां से अगर मैं एक v से v काट देता हूं तो आ जाएगा mv/r इज इक्वल टू QB, mv/r इज इक्वल टू QB। उस हिसाब से अगर मैं यहां से r निकाल लेता हूं काइंड ऑफ, तो mv/QB आ जाएगा। अब अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को, एक पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल को फेंकते हो तो उसमें जो चार्ज है मैग्नेटिक फील्ड, और अगर मैं m कांस्टेंट रखता हूं, अगर मैं कांस्टेंट रखता हूं तो जो r है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा वेलोसिटी के, जो r है वो वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा, विच मींस जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आप चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे उतना बड़ा रेडियस वो कवर करेगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आप एक चार्ज पार्टिकल को फेंकोगे उतना बड़ा वो रेडियस कवर करेगा। जितनी ज्यादा वेलोसिटी से आप उसे फेंकोगे, जितनी ज्यादा v होगी उतना बड़ा रेडियस होगा। और यही सच बोल रहा हूं, प्रिंसिपल है साइक्लोट्रॉन का। अब आपको वो पढ़ना नहीं है वो अलग बात है, लेकिन साइक्लोट्रॉन के लिए ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, जितनी ज्यादा वेलोसिटी होगी रेडियस उतना ज्यादा होगा। बट इसका एक और बहुत इंपॉर्टेंट वर्जन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चार्ज पार्टिकल छोटा चक्कर काट रहा है और एक चार्ज पार्टिकल बड़ा चक्कर काट रहा है, तो कौन से वाले केस में उसका जो टाइम पीरियड होगा घूमने का वो ज्यादा होगा, तो अक्सर बच्चे ऑफलाइन में कहते हैं कि बड़े वाला जो है उसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा। बट कमाल की बात यह है कि जब एक चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो जो उसका टाइम पीरियड होता है ना, जो उसका टाइम पीरियड होता है ना, वो कांस्टेंट रहता है। चाहे वो छोटा चक्कर काटे, चाहे वो बड़ा चक्कर काटे, चाहे वो ऐसे चक्कर काटे, चाहे वो ऐसे चक्कर काटे, उसका जो रेडियस है ना वो जितना मर्जी छोटा हो, जितना मर्जी बड़ा हो, वेलोसिटी कम हो ज्यादा हो, उसका टाइम पीरियड सेम रहेगा। आपको यकीन नहीं होता होगा, लेकिन आओ उसको हम समझें। पहले तो आप इस फॉर्मूले से भी ओरली समझ सकते हो कि अगर उसका रेडियस बढ़ रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है, यानी अगर उसका चक्कर बढ़ रहा है, उसका रेडियस बढ़ रहा है, तो उसकी वेलोसिटी भी बढ़ रही है। और अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं वो सेम टाइम पे घूम के आ जाएगा। लेकिन ये तो ओरली है, आओ इसको साबित भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस, एक चक्कर में आपने कितना चला अपॉन में स्पीड। सही कह रहा हूं, टाइम पीरियड क्या है, डिस्टेंस आपने एक चक्कर में कितना चला अपॉन में स्पीड। अब एक चक्कर में डिस्टेंस कितना होता है 2πr और स्पीड कितनी होती है v। एक चक्कर में डिस्टेंस कितना होता है 2πr और स्पीड कितनी होती है v। अब 2πr तो 2πr रहेगा, v रहेगा, लेकिन मैं r की जगह क्या रख सकता हूं mv अपॉन में qb। r की जगह मैं रख सकता हूं mv अपॉन में qb। अब v से v क्या हो गया कैंसिल, तो टाइम पीरियड क्या आ गया, बता दो 2πm अपॉन में qb। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, नहीं आया? आप जरा इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले को देखो, यहाँ पे क्या क्या है, 2 है कांस्टेंट है, पाई है कांस्टेंट है, m क्या है मास ऑफ द पार्टिकल। जो पार्टिकल आपने इस मैग्नेटिक फील्ड में फेंका है उसका मास तो फिक्स रहेगा ना,
चार्ज तो फिक्स रहेगा ना, और मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही। आप अकल लगाओ, मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म ही होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है QVB, इसमें बी तो हम कांस्टेंट ही रखते हैं ना मेरे बाबू, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट ही है। अब अगर 2 कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, तो क्या ऐसा कहना ठीक है कि टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है? क्या ऐसा कहना ठीक है कि टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है? टाइम पीरियड भी चेंज नहीं होगा, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट है। ओके ओके, यस और नो, जल्दी बताओ। यस, टाइम पीरियड भी क्या है? कांस्टेंट है। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बड़ा हैरान कर देने वाला डेटा ये, पता नहीं। देखो भाई, जब मैं 11th क्लास में था तो मेरे को एक पढ़ाई कराई गई थी रोटेशनल मोशन की, कि यार अगर हम एक पहाड़ से एक रिंग को फेंकें, चाहे वो कितने भी साइज और मास की हो, वो सेम टाइम पे नीचे आएगी। चाहे वो आपकी उंगली में पहनी हुई रिंग हो, चाहे वो एक ट्रक का टायर हो, और चाहे वो एक 500 किलो की रिंग हो, लेकिन अगर वो रिंग है तो वो सेम टाइम पे नीचे आएगी। तो बड़ा हैरान हुआ था ये बात जान के। पता नहीं आप हुए थे कि नहीं हुए थे? जब मैं 9th क्लास में था, मुझे पढ़ाया गया था कि फ्री फॉल के वक्त हर एक ऑब्जेक्ट सेम एक्सेलरेशन से गिरता है, चाहे वो हथौड़ा हो, चाहे वो पंख हो। अगर हम वैक्यूम क्रिएट कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स भले ही पंख पे कम लगती है और हैमर पे ज्यादा, बट एक्सेलरेशन दोनों का सेम होता है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था, और फिर जब वीडियोस देखी तो मैं और हैरान हुआ। और जब मैं अब ये क्लास में अपने बच्चों को 11th क्लास के ऑफलाइन में जब उनको मैं एक्सपेरिमेंट्स दिखाता हूँ, तो वो तो और हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो रहा है। क्योंकि यार समझो यार, हम अपने घर की छत से बचपन से कुछ चीजें फेंकते हुए आए हैं, और हमें लगता है कि यार बाहर चीजें पहले जल्दी गिरती है, पर वहां पे हवा होती है। चलो वो सब आप जानते हैं। अब ऐसे आप सोचो, मैं अगर कह रहा हूं कि एक पार्टिकल ऐसे रेडियस पे घूमा और एक पार्टिकल ऐसे घूमा, और मैं कह रहा हूं दोनों में जो टाइम पीरियड लगेगा वो सेम लगेगा, मैं कह रहा हूं दोनों में जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा, तो बंदा हैरान हो जाता है। बंदा कहता है ये कैसे हो रहा है? तो साबित भी कर दिया, और दूसरी बात साबित तो कर ही दिया, वो तो मैथ्स है। अगर आप कॉमन सेंस लगाओ तो यहां पे भी साबित हो गया कि जितना ज्यादा रेडियस होगा उतना ज्यादा वेलोसिटी भी तो बढ़ेगी। अब रेडियस के बढ़ने पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो पार्टिकल जल्दी भी तो घूम के आएगा ना बे। तो कुल मिला के बात वहीं आके रुक जाती है, ठीक है ना। अच्छा, इसी से कई किताबें फ्रीक्वेंसी निकालने को भी बोलती हैं, तो हम फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। वैसे फ्रीक्वेंसी का जो काम था वो साइक्लोट्रॉन में हुआ करता था। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा हम फ्रीक्वेंसी क्यों निकाल रहे हैं, साइक्लोट्रॉन में उसका काम हुआ करता था, बट नेवरदलेस फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड। अब 1 अपॉन टाइम पीरियड में टाइम क्या है हमारे पास? 2 पाई एम अपॉन में QB। तो यहां से फ्रीक्वेंसी आ गया QB अपॉन में 2 पाई एम। वैसे तो कुछ भी नहीं, उल्टा ही किया है, कोई काम का नहीं है। मतलब न्यूमेरिकल आते हैं ऐसी बात नहीं है, बट पहले ये बहुत काम की चीज थी। साइक्लोट्रॉन में फ्रीक्वेंसी का बहुत काम आया करता था। कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, आपको पता है साइक्लोट्रॉन CBSE ने डिलीट क्यों किया? बहुत समझदारी वाला डिसीजन है कई जगहों पे अच्छा डिसीजन नहीं है, कई जगहों पे बहुत समझदारी वाला डिसीजन भी है, क्योंकि साइक्लोट्रॉन आपको फिजिक्स ऑनर्स में आगे पढ़ना ही है और बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। दूसरी बात, कई जगहों पर डिसीजन बहुत अच्छा, जैसे मैं आपको बताया ना 11th में इक्वेशंस ऑफ मोशन आती हैं तो 9th से उन्होंने काट दी, क्योंकि उनको पता है जो चीज़ आगे पढ़नी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक अच्छा डिसीजन है CBSE का कि उन्होंने काट दिया, बट वैसे अच्छा टॉपिक है, मज़ा आता है पढ़ के। चलो, अब तो क्या ही जाना उस बात पे, ठीक है। और हमारा आज का आखिरी केस लेते हैं। अच्छा, हमने पहला केस क्या पढ़ा? पहला केस पढ़ा अगर एक चार्ज पार्टिकल पैरेलल आता है ना, थीटा 0 होता है। दूसरा केस क्या पढ़ा? जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है। तीसरा केस क्या पढ़ना है? जब बड़ा ही मजेदार केस है, जब हम चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे एंटर करवाएंगे कि भाई वो ना तो 0 पे आएगा ना ही 90 पे आएगा। क्या कह रहे हो? समझ नहीं आ रहा सर? आर्बिट्री का मतलब क्या होता है? आंसर है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है और चार्ज पार्टिकल इस बार इसके अंदर एंटर करता है कुछ ऐसी वेलोसिटी से विच इज ना तो एट 0 एंड विच इज नॉट तो एट 90। मतलब ना तो वो पैरेलली एंटर हुआ और ना ही वो परपेंडिकुलरली एंटर हुआ। अब अगर इस v वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इस v वेलोसिटी के हमारे पास दो कंपोनेंट्स हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि थीटा एंगल पे है तो इसके हम दो कंपोनेंट करने वाले हैं। एक यहाँ पे
और एक यहां पे। थीटा के दो कंपोनेंट्स करने वाले हैं, एक हमारे पास यहां पे और एक हमारे पास यहां पे। ये थीटा और ये भी थीटा। अब ये v है तो ये आ जाएगा v cos थीटा, और ये अगर v है तो ये आ जाएगा v sin थीटा। ये आ जाएगा v cos थीटा और ये आ जाएगा v sin थीटा। ये तो बच्चे को पता। लाल रंग अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक है, काम चला लोगे ना। v cos थीटा v sin थीटा। अब आप बताओ, v cos थीटा तो वो वाला कंपोनेंट हो गया जो इसके पैरेलल है। इट विल नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स बट इट विल मेक द चार्ज पार्टिकल टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। टू मच इंग्लिश। ये जो cos थीटा वाला कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट इस पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लगाएगा बिकॉज ये पैरेलल वाला कंपोनेंट, और पैरेलल वाला कंपोनेंट कोई फोर्स नहीं लगाता। लेकिन ये पार्टिकल चाहेगा कि ये वाला पार्टिकल आगे जाए, बट द v sin थीटा वाला कंपोनेंट, v sin थीटा इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, v cos थीटा इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर v sin थीटा परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो वो चार्ज पार्टिकल को रोटेट करेगा। sin थीटा component will tends to rotate particle in circular path। ये इसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना चाहेगा। और वहीं पे अगर हम बात करें कि cos थीटा component will tend to move particle in forward direction। और क्या बोलूं मैं यार, अब मैं और क्या बोलूं, आप बताओ इससे ज्यादा और क्या बोला जाए कि cos थीटा कंपोनेंट कह रहा है कि मैं तेरे को आगे लेके जाऊंगा, sin थीटा कंपोनेंट कह रहा है कि मैं तेरे को घुमा दूंगा। cos थीटा कंपोनेंट कह रहा है कि मैं तेरे को आगे लेके जाऊंगा, और sin थीटा कंपोनेंट कह रहा है कि मैं तेरे को घुमा दूंगा। अब आप बताओ, एक कंपोनेंट कह रहा है कि मैं तुझे आगे लेके जाऊंगा और एक कंपोनेंट कह रहा है मैं तुझे घुमा दूंगा, तो सोचो अब क्या होगा। सोचने वाली बात है। एक कंपोनेंट कह रहा है कि मैं तेरे को आगे लेके जाऊंगा और एक कंपोनेंट कह रहा है मैं तेरे को घुमा दूंगा, तो अकल लगाओ, सोचने वाली बात है, क्या होगा। ये वाला कह रहा है मैं घुमाऊंगा और ये वाला कह रहा है मैं आगे लेके जाऊंगा। ये कह रहा है मैं घुमाऊंगा, ये कह रहा है मैं आगे लेके जाऊंगा। ये कह रहा है मैं घुमाऊंगा, ये कह रहा है मैं आगे लेके जाऊंगा। अब एक कंपोनेंट कह रहा है मैं घुमाऊंगा और एक कंपोनेंट कह रहा है मैं आगे लेके जाऊंगा, तो इसका मतलब है हेंस, इनके बाद यहां पे आए हैं हम, हेंस द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल विल मूव इन हेलिकल पाथ। चार्ज पार्टिकल हेलिकल पाथ में मूव करेगा। चार्ज पार्टिकल को हेलिकल पाथ में मूव करना होगा। क्यों? एक कंपोनेंट कह रहा है घूमो, एक कंपोनेंट कह रहा है आगे जाओ, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल एक कौन सा पाथ कवर कर लेगा? हेलिकल पाथ। वो हेलिकल पाथ कवर करके आगे बढ़ता चला जाएगा। यानी पहला वाला केस कहता है कि अगर एक चार्ज पार्टिकल पैरेलली एंटर करता है तो कोई फोर्स नहीं लगेगी, 0। दूसरा केस कहता है 90 लगेगी, फोर्स मैक्सिमम होगी, और उसके अलग अपने लफड़े हैं कि चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमना चाहेगा, फ्रीक्वेंसी होगी। और तीसरा कंपोनेंट कहता है, तीसरा खेल कहता है कि चार्ज पार्टिकल जो है अगर वो एक सर्टेन एंगल पे आता है तो उसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक साइन थीटा और एक कॉस थीटा। साइन थीटा वाला कंपोनेंट उसे कहाँ लेके जाना चाहेगा? सर्कुलर पाथ में, और कॉस थीटा वाला उसे आगे लेके जाना चाहेगा, जिसकी वजह से चार्ज पार्टिकल विल सफर एक ऐसा फोर्सेस का पेयर जिससे कि वो हेलिकल पाथ समझते हैं ना, हेलिकल बोलना सही रहेगा, हेलिकल पाथ कवर करेगा। जैसे कि डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है ना, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, बायो में कमजोर हूँ भाई मैं। डीएनए की एक स्ट्रैंड होती है ना, वैसा कुछ पाथ कवर करके चार्ज पार्टिकल जो है वो आगे जाना चाहेगा। डन है? तो यहाँ पे हमारे को ये तीन केसेस काफी इंपॉर्टेंट है। इसके में सेकंड वाले केस के ऊपर क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। ठीक है जी। अब हम आज एक छोटा सा कंसेप्ट पढ़ लेते हैं, इसके ऊपर आज हम कोई फॉर्मुलेशन वगैरह, मैंने आपको बताया कि हमारा मेन काम आज का 3 केसेस पढ़ना ही है। अब हम ये जो फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। ऑल दो ये टॉपिक हमारा 10th क्लास का है, आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ,
अगर एक कंडक्टर है जिसमें करंट दौड़ रहा है, पहली बात ये हमारे पास एक, थोड़ा इधर बनाते हैं, ये मेरे पास एक बार मैग्नेट, ओह क्या कह रहा हूं, बार मैग्नेट कह रहा हूं, इट इज हॉर्सशू मैग्नेट। ये हमारे पास नॉर्थ और ये हमारे पास साउथ। अगर मैं इस बार मैग्नेट के बीच में एक एल्यूमिनियम का रॉड टंगा देता हूं हवा में, तो इस पे कोई फोर्स तो नहीं लगेगी क्योंकि एल्यूमिनियम रॉड मैग्नेट से कोई अट्रैक्शन कोई रिपल्शन नहीं शो करता। लेकिन अगर मैं इस रॉड को पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करता हूं और उसके साथ एक स्टैंड लगा देता हूं, स्टैंड, ये स्टैंड मान लो, और ये पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल हमारा एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है और यहां पे स्विच है, तो जैसे मैं स्विच ऑन करूंगा, कुछ याद आ रहा है? पहली बात तो अगर आपको 10th क्लास याद नहीं आ रही तो इसका मतलब 10th क्लास में आप ढंग से पढ़े नहीं हो। अब आप बहाने मार लो, कोविड था, ये था, वो था, जो भी था। तो जैसे ही मैं इस रॉड में करंट पास कराऊंगा तो मैं क्या देखूंगा कि ये जो रॉड है इस पे ना फोर्स लगने लगेगी। ये रॉड इधर इधर या फिर इधर या कहीं पे भी, मतलब इसमें फोर्स लगेगी। हेडिंग क्या है? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर ऑन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक मैग्नेटिक फील्ड में जब हमें करंट कैरिंग कंडक्टर को रखेंगे तो उस पर फोर्स लगेगी। इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं और फिर समझते हैं कि फोर्स लगती क्यों है। ये कह रहा है कि अगर आप, अभी तक हम क्या कर रहे थे, चार्ज को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ था और चार्ज को जब हमने मैग्नेटिक फील्ड में भगाया तो उस पर फोर्स लगी। यहां पे भी हम चार्ज को भगा रहे हैं, लेकिन अब हम फोर्स एक चार्ज पे बात नहीं कर रहे हैं, अब हम फोर्स पूरे के पूरे कंडक्टर पे बात कर रहे हैं। अब हम फोर्स चार्ज के ऊपर बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं फोर्स पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर लग रही है। अब अगर फोर्स पूरे के पूरे कंडक्टर के ऊपर लग रही है, यानी कि इस रॉड पे लग रही है, तो वो फोर्स लग क्यों रही है? पहली बात तो जब हमने इसमें कोई करंट नहीं पास कराया था तो ये रॉड जो थी वो यहाँ रुकी हुई थी, ये रॉड जो है वो हिल नहीं रही थी। लेकिन जैसे हमने करंट पास कराया ये रॉड जोर जोर से हिलने लग गई। कहाँ गई वो छोड़ दो, लेकिन हिलने लग गई, इसका मतलब फोर्स लग रही है। तो इसको पहली बात तो बोलते हैं फोर्स लगना ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। बट लग क्यों रही है? सवाल है कि वो लग क्यों रही है। तो आंसर है, जब हमने इस रॉड के, मैं हटा दूंगा अभी, लेकिन जब हमने इस रॉड के अंदर करंट पास कराया होगा तो आप मुझे बताओ क्या इस रॉड ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी? सही कह रहा हूं, ये तो कॉमन सेंस है अकॉर्डिंग टू ऑयस्टर, अकॉर्डिंग टू बार्ट-सेवर्ट। अगर मैंने इस कॉइल इस रॉड में से करंट पास कराया होगा तो इस कॉइल ने इस रॉड ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी। और अगर इस कॉइल ने अपनी खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाई होगी तो बाहर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेट की, हॉर्सशू मैग्नेट, कोई भी मैग्नेट ले लो, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है और इसकी खुद की भी मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी और बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे पे क्या अप्लाई करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। और इसी को हमें पढ़ना है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। तो आप चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हो, वीडियो को रोक रोक के लिखना, थोड़ा फास्ट बोल दूंगा, आप इसके नीचे लिख सकते हो कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज केप्ट, whenever a current carrying conductor is kept in external magnetic field, it will experience some force. It will experience some force. The force is due to the formation of magnetic field by the conductor itself. The force is due to the formation of magnetic field by the conductor itself and presence of external magnetic field at the same time, due to which both the magnetic fields will interact with each other, either they will repel or attract, but the current carrying conductor will experience some force. तो समरी ये है कि जब हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगी, और वो जो फोर्स होगी वो क्यों लगेगी वो मैंने आपको समझाया, क्योंकि ये अपने खुद की मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड है तो वो इंटरैक्ट करेगी। सिंपल है, लॉजिक है ना बात में, ठीक है।
अब हमें अगली क्लास में क्या करना है, हमें अगले लेक्चर में इसका फॉर्मूला डिराइव करना है। अभी तक हम बात कर रहे थे चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो क्या करेगा। अब हमें अगले लेक्चर में, मैंने कहा था आज का लेक्चर छोटा होगा, अगले लेक्चर में हमें इसके ऊपर फोर्स कितनी लगेगी ये निकालना है, और फिर उस फोर्स से हम इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन पे आएंगे कि वो एक टॉर्क कितना लगेगा एक लूप पे, और फिर उस टॉर्क से पढ़ना, यानी कि आप देखो आगे की सारी क्लासेस आपस में कनेक्टेड है। कैसे? इससे पढ़ेंगे फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स से आएगा टॉर्क, टॉर्क से आएगा गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर से आएगा एमीटर और वोल्टमीटर। समझ रहे हो आप? तो ये सारी चीजें आपस में कनेक्टेड होने वाली हैं, ये वाली कहने का मेरा मतलब है। ठीक है जी, तो वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। आई होप आपको पता हो नीट का चैनल हमने खोला है, उसमें इस वीक के अंदर क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी, तो देख लेना चैनल एक बारी जाके गो थ्रू कर लेना। और इस हफ्ते में 2023 की क्लासेस शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच। लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में होगा, नहीं मिले तो लर्न एंड फन नीट सर्च कर लेना, तुम्हारे भाई की फोटो लगी हुई है। थैंक यू।